Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Welcome to another lecture. In this lecture we're gonna start the chapter number 4, and the chapter number 4 is about the making decisions. So we will learn in this chapter that how we can make decisions in the program. So we will start with the relational operators. Then we will see what is meant by the if statement, how we can expand the if statement, what is if else statement, and what is nested if. So these sort of topics will be covered in this lecture, and then in the next week I gonna cover these topics inshallah taala. So starting with the relational operators, so far you have learned different kinds of operators: mathematical operators, plus, minus, divide. So we have another kind of operators which we call relational operators. relational operators का काम comparison होता है. द वर्ड रिलेशनल जो है वो रिलेशन से निकला है, यानी कि ये अपने दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करता है, उनको कंपेयर करता है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को या करेक्टर वैल्यू को, और डिटरमाइन करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है, या बराबर है या बराबर नहीं है. ठीक है जनाब. तो रिलेशनल ऑपरेटर से मुराद है एक ऐसा ऑपरेटर जो अपने दो ऑपरेंड्स के दरमियान कंपैरिजन करे, उनके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करे. सो कॉमनली रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ग्रेटर देन, इसको इस तरह शो करते हैं या राइट करेंगे सी प्लस प्लस में, लेस देन वी हैव अ. लेकिन एक टिपिकल मैथ्स के अंदर क्या होता है कि एक ग्रेटर देन की साइन होती है और फिर यहाँ पे एक छोटी सी लकीर खींच देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू करने के लिए. ठीक है. बट सी प्लस प्लस में आप लिखेंगे ग्रेटर देन और फिर इक्वल्स टू की साइन, या असाइनमेंट ऑपरेटर कह लें इसको. ठीक है. तो इस तरह ग्रेटर देन इक्वल्स टू को रिप्रेजेंट किया जाता है. देन दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू. और यहाँ देखें ये दो दफ़ा जो है वो इक्वल्स टू की साइन है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है. ठीक है. हमने लास्ट जब चैप्टर 2 में देखा था, तो एक दफ़ा जब इक्वल्स टू की साइन होती है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है. उसका काम असाइन कराना होता है वैल्यूज़ को. बट दो दफ़ा जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो ये इक्वल टू कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दोनों जो ऑपरेंड्स हैं लेफ़्ट और राइट पर इसके, वो बराबर हैं या नहीं हैं. और इस तरह का जो सिंबल बना के और इक्वल्स टू लगा रहे हैं, इसको जो है ना वो ये कंपेयर करता है कि नॉट इक्वल्स टू, लाइक ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी. अगर मुझे ये चीज़ लिखनी है सी प्लस प्लस में, तो फिर मैं नॉट इक्वल्स टू की जगह ये दो सिंबल लगाऊंगा. ठीक है जनाब. तो जिस तरह हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखी थी, इसी तरीके से, और हमने देखा था कि हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है. लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ 2 + 2 तो इसका आंसर 4, तो 4 इज़ अ वैल्यू. अगर मैं कोई डिवीजन ऑपरेशन कर रहा हूँ, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहा हूँ, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी. तो इसी तरीके से जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं उनकी भी जो है ना, जिनको बूलियन एक्सप्रेशंस भी आप बोल सकते हैं, तो इनकी भी वैल्यूज़ हैं. ठीक है. लेकिन इनकी वैल्यूज़, अगर लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि 12 इज़ ग्रेटर देन 10, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है ना वो ना तो 12 आएगा ना वो 10 आएगा, ना इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, बेसिकली हम इनको कंपेयर कर रहे हैं. तो रिलेशन एक्सप्रेशन का जो आंसर है ना वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है. यानी कि अगर 12 ग्रेटर देन लेस देन को मैं प्रिंट करवाऊंगा, 12 लेस देन 10 को प्रिंट करवाऊंगा, तो आंसर ट्रू आएगा या 1 प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर. ठीक है जनाब. तो जैसे कि 12 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बात ट्रू है. तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन कहीं यूज़ कर रहा हूँ तो 1 डिस्प्ले होगा, या ये एक्सप्रेशन जो है या बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू समझी जाएगी. अगर मिसाल के तौर पे अगर x की वैल्यू 10 है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ x इक्वल्स टू 10, तो ये बात ट्रू है. x नॉट इक्वल्स टू 10, तो ये बात भी ट्रू है क्योंकि x तो 10 है. x इक्वल्स टू 8 इज़ फॉल्स. ठीक है. तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी रिलेशन ऑपरेटर, क्योंकि रिलेशन ऑपरेटर्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं एज़ फार एज़ डिसीजन मेकिंग इज़ कंसर्न.
दो के जो डिसीजन है वो इफ़ की कमांड से आप लगाते हो, लेकिन देयर मस्ट बी सम कंडीशन एज वेल एज जिसको टेस्ट किया जाए। तो इफ़ तो उसको टेस्ट करता है बेसिकली उस कंडीशन को, और वो कंडीशन बनती है रिलेशन ऑपरेटर से। ठीक है, आप जैसे मैंने बात की कि रिलेशन ऑपरेटर्स या रिलेशन एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। आप वो वैल्यू किसी वेरिएबल को भी असाइन करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है कि x जो है लेस देन इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, तो वॉट एवर द आंसर ऑफ दिस वैल्यू इधर 1 और 0, क्योंकि ट्रू या फॉल्स ही आता है रिलेशन ऑपरेटर का आंसर, तो वो इस रिजल्ट को असाइन हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया था कि एक दफ़ा और ये दो दफ़ा का क्या मतलब होता है। ये कंपैरिजन कर रहा है और ये असाइन कर रहा है। रिलेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पहले ऐसा नहीं है कि वो एक्स को असाइन कर देगा रिज़ल्ट को और फिर बाद में कंपेयर करेगा, नहीं, वो पहले कंपेयर करेगा और फिर इसका आंसर यस या नो में रिज़ल्ट को असाइन कर देगा। ये चेक पॉइंट्स कर लीजिएगा। अच्छा जी, चैप्टर 3 तक जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं वो एक तरह के सीक्वेंस स्ट्रक्चर प्रोग्राम कहलाते हैं। बिल्कुल सीधे सच्चे जो है वो चलते रहते हैं ऊपर से नीचे या टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर, बिकॉज देयर इज़ नो एनी डिसीजन इन द प्रोग्राम। मतलब आपकी अगर प्रोग्राम में 15 स्टेटमेंट्स हैं तो वो 15 की 15 एग्जीक्यूट होंगी रिगार्डलेस ऑफ योर विश। जब तक अगर आप विश कोई कर रहे हैं कि भाई फलां स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, तो अगर तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है तो आप विश से काम नहीं होगा। हाँ, आप जब तक डिसीजन मेक नहीं कर लेते प्रोग्राम में। तो इफ़ देयर इज़ नो एनी डिसीजन इन योर प्रोग्राम, then the structure is itself is known as a sequence structure and all the statement will be executed moving forward for the if statement। now if वो statement है जो कि कंडीशनली एग्जीक्यूट करवा सकती है स्टेटमेंट्स को या एग्जीक्यूशन से रुकवा सकती है, यानी कि अब आपका जो प्रोग्राम है वो एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर नहीं रहेगा बल्कि डिसीजन बेस्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो कंडीशनली एग्जीक्यूट होंगी या हो सकता है वो कंडीशनली एग्जीक्यूट ना हो सकें, डिपेंडिंग कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है रिस्पेक्टिवली। सो इफ़ statements allow statements to be conditionally executed or skipped over। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर कहलाना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रूटीन लाइफ के अंदर कहते हैं कि अगर बारिश हो तो भाई आप अम्ब्रेला यूज़ कर लें। ठीक है, अगर बाहर सर्दी है तो कोट का इस्तेमाल करें। जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ के अंदर डिसीजन ले रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये कर लेना, अगर आपका ग्रेड ए आ जाएगा या जो है वो 3.5 से जीपीए ज़्यादा आएगी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इट्स अ कंडीशनल थिंग, कंडीशनल अवार्ड है। ठीक है, हर किसी को नहीं मिलेगा। अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ही आगे मामला चलेगा। फ्लो चार्ट के हवाले से अगर इस बात को समझें तो इसको जो है वो इस तरह के डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडीशन को। ठीक है, ये कंडीशन है जो भी आप इफ़ के अंदर लिखेंगे, इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, इफ़ इट इज़ ट्रू तो फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट रन होगी, अदरवाइज वो जो है वो स्टेट जो है वो इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। तो जो मैंने बात की थी कि बाय यूज ऑफ द इफ सम स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनली एग्जीक्यूटेड और स्किप, तो अगर तो ट्रू हो रही है तो ये स्टेटमेंट रन होगी वरना रन नहीं होगी। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सेंटेक्स के हवाले से देखते हैं इफ़ को। तो इफ़ आप लिखेंगे इफ़ और फिर जो है एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेट्स सपोज इफ़ 12 is greater than 10, if a is greater than b, if c is not equals to a। तो दिस इज अ एक्सप्रेशन जो कि आप इस यहाँ लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे इफ़ के साथ और उसकी दूसरी लाइन पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी या एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। इससे पहले जब हम इफ़ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो सारी स्टेटमेंट रन हो रही थी। इफ़ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल बी स्किप्ड। ये प्रोग्राम देखते हैं और ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ये इफ़ का इस्तेमाल करेगा
बट एट द मोमेंट इसने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। स्कोर, लेट सपोज आपको इसका स्कोर इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, और यू वांट टू कॉन्ग्रेट्स स्टूडेंट अगर वो एक अच्छे नंबर ले लेता है, एवरेज नंबर अच्छे लेता है, 3 नंबर्स का इनपुट लिया और उनको एवरेज कर दिया, ठीक है जनाब। तो अब यहाँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि इफ़ द एवरेज इज़ ग्रेटर देन 90, यानी कि जो 3 नंबर सम हुए हैं और उनकी जो एवरेज आ रही है अगर वो 95 से ज़्यादा है, देन ये जो मैसेज लिखा हुआ है लाइन नंबर 22 पे, कॉन्ग्रेचुलेशन दैट्स द हाई स्कोर, ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 95। 95 भी होगा तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो एक वाहिद स्टेटमेंट इस प्रोग्राम में नज़र आ रही है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके कुछ डमी आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन्होंने कुछ डमी स्कोर दिया और आउटपुट आ गया 80, यानी कि आपकी एवरेज 80 आ गई, यूर एवरेज इज़ 80 है। लेकिन लाइन नंबर 18 पे ये एवरेज प्रिंट किया और उसके बाद कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी जो एवरेज को चेक कर रहा था। अगर एवरेज 95 से ज़्यादा है तो ये रन होगा, अदरवाइज़ यहाँ देखें कुछ भी रन नहीं हुआ। और यहाँ पे जब 100 जो है वो आपकी एवरेज आ गई तो ये कॉन्ग्रेट्स वाला मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो गया। कुछ प्रीकॉशंस हैं इफ़ स्टेटमेंट के साथ, जैसे कि जब आप इफ़ के साथ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उसके बाद सेमीकोलन ना लगाएं एक्सप्रेशन के बाद। हालांकि सेमीकोलन लगा देने से सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, ठीक है जनाब। क्या आएगा या क्या होगा वो आपको खुद एक्सप्लोर करना है। एज फार एज syntax is concerned, तो डू नॉट प्लेस सेमीकोलन आफ्टर द एक्सप्रेशन। इफ एक्सप्रेशन आप लिखते हैं जैसे कि यहाँ, तो यहाँ वो मना कर रहा है कि सेमीकोलन ना लगाया जाए, लेकिन मैंने एक लाइन भी लिख दी कि अगर आप लगा देंगे तो सिंटैक्स एरर नहीं होगा। तो क्या होगा वो आपको एक्सप्लोर करना है, क्या मामला हो सकता है, कंपाइलर की इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज हो सकती है, वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ा आएगा। अदरवाइज़ मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर आप नहीं सीखेंगे। तो सेमी कॉलन नहीं लगाना इफ़ के बाद, स्टेटमेंट के बाद तो जाहिर सी बात है लगाना है, ठीक है, सेपरेट लाइन के ऊपर। और अमूमन जो स्टेटमेंट है वो सेकंड लाइन से लिखना शुरू करते हैं। तो अच्छा, एक बात और ये है कि व्हाट इज़ मीन बाय द ट्रू एंड फॉल्स इफ़ यू आर यूजिंग इफ़ जब आप इफ़ लिखते हैं तो इस बात का आंसर, यानी कि स्कोर ग्रेटर देन 90 है, तो इस बात का जो आंसर है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये पूछना मैं आपसे यहाँ ये चाह रहा हूँ कि जो ट्रू की डेफिनेशन है फॉर द इफ़ या फॉल्स की डेफिनेशन है फॉर द इफ़, वो क्या है। यानी कि क्या वो सिर्फ हमेशा 1 को ही ट्रू समझेगा और 0 को फॉल्स समझेगा। लेट सपोज एक ऐसी कंडीशन आ जाती है या एक ऐसी एक्सप्रेशन आ जाती है जिसका आंसर 0.2 है, यानी कि इफ़ और फिर ब्रैकेट में सिर्फ 0.2 लिखा हुआ है, यानी कि अब ना तो ये 0 है ना ये 1 है, तो इसको वो ट्रू समझे या फॉल्स समझे। या कोई ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका आंसर 1.2 आ रहा है, तो अब ये ना तो 0 है ना 1, तो हमें ट्रू या फॉल्स दोनों की डेफिनेशन का पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इफ़, कि इफ़ जो है उसका जो स्कोप है फॉर द ट्रू एंड फॉल्स वो क्या है। क्या उसका स्कोप लिमिटेड है 0 और 1 पर, कि भाई 0 होगा तो फॉल्स मानूंगा और 1 होगा तो ट्रू, या कुछ और भी है। तो ये दोनों बातें आपको एक्सप्लोर करनी है। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सपेंडिंग द बॉडी ऑफ इफ़। अभी तक जो हमने इफ़ का इस्तेमाल किया था उसमें पहले प्रोग्राम के अंदर जो है वो हमने सिर्फ एक ही मैसेज डिस्प्ले किया था कॉन्ग्रेट्स का, यानी कि इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट थी वो एक ही थी, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्रेड वाली अगर बात करें तो स्टेटमेंट एक ही है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हों कंडीशनली या स्किप हो जाएं कंडीशनली, तो आई हैव टू मेक द बॉडी ऑफ द इफ़। और बॉडी कैसे बनती है, ये सी प्लस प्लस में कोई नई बात नहीं है। बॉडी बनाने के लिए आपको इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस इज़ टू ओपन द बॉडी एंड दिस इज़ टू क्लोज द बॉडी। टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट इनक्लोज देम इन दिस टू ब्रैकेट। लाइक अगर स्कोर 90 या एवरेज वाला अगर हम प्रोग्राम कर रहे थे कि अगर स्कोर 90 से ज़्यादा है तो उस दो काम करे। अब वो यहाँ दो काम करेगा क्योंकि
बेस्ड ऑन द इफ रिजल्ट, क्योंकि अब ये सारा जो ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ की बॉडी में आ गई हैं, ठीक है। तो एक तो ये करेगा कि ग्रेड वेरिएबल को ए असाइन कर देगा और दूसरा गुड जॉब प्रिंट कर देगा, ठीक है जनाब। तो एंड व्हेनेवर यू पुट दिस टू ब्रैकेट इट विल क्रिएट अ ब्लॉक जिसको बॉडी भी बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल और मेरी तरफ से है, दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती जलानी होगी कि व्हाट इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट अंडर द इफ बट फॉरगेट टू इंक्लोज देम इन दिस टू ब्रैकेट। यानी कि मैं मल्टीपल स्टेटमेंट रन करना चाहता हूँ इफ की बॉडी या इफ की कंडीशन पर बेस्ड करते हुए, यानी कि आई वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इफ बट आई फॉरगेट टू पुट दीज टू ब्रैकेट। मैं यहाँ 4 या 5 या 2 स्टेटमेंट लिख देता हूँ लेकिन ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, तो प्रोग्राम पे क्या असर पड़ने वाला है, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। अच्छा जी, अभी तक अच्छा अब हम आगे जा रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। हमने देखा कि हमने अभी तक एक स्टेटमेंट लगाई थी कि इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन 90 तो उसको कांग्रेट्स का मैसेज प्रिंट कर दे, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज 90 नहीं है तो देयर वर नो एनी सेकंड पाथ, कोई दूसरा ऑप्शन या दूसरी कंडीशन या दूसरा रास्ता प्रोग्राम में नहीं था। डिसीजन स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो हम उससे फैसला करवा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये कर ले, ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है यानी कि कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो, यानी कि पूरा डिसीजन उसको बताया अगर हम बताना चाहते हैं तो यू वी हैव टू यूज़, तो हमारा काम इफ़ से नहीं चलने वाला, इफ़ के साथ जो है उसकी जोड़ी जो है एल्स वाली, एल्स स्टेटमेंट उसको भी यूज़ करना होगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट यानी कि इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू तो ठीक है आप ये वाली स्टेटमेंट रन कर दें, अदरवाइज यानी कि एल्स अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देयर इज शुड बी ऑल्सो अदर वे अराउंड। सो इफ एल्स स्टेटमेंट से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स टू पॉसिबल पाथ्स फॉर एग्जीक्यूशन, perform one statement or block of statement if the expression is true, otherwise perform other statement। यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट जो भी आपने जैसा भी प्रोग्राम बनाया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज यानी कि एल्स दूसरा ब्लॉक या दूसरी स्टेटमेंट रन हो जाएगी। लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगी और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से अगर ये ट्रू होती है तो इसका मतलब ये स्किप हो जाएगी और अगर ये फॉल्स होती है तो फिर स्टेटमेंट नंबर 1 स्किप हो जाएगी। दोनों तरीकों से मैं पूछ सकता हूँ एग्जाम के हवाले से वर्ड्स को घुमा फिरा के, तो लफ्ज़ों पे गौर करें और साथ साथ सेंटेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। Now this program basically use the if else statement and the purpose of this program is to इवेल्युएट के जो आपने नंबर इनपुट किया है वो इवन है या ऑड। तो एक नंबर ऑफ टाइप इंटीजर बनाया गया है और यूज़र से उसका इनपुट ले लिया गया है। अब यहाँ पे वो इफ़ की कंडीशन लगा रहा है कि इफ़ नंबर मॉड ऑपरेटर 2 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि नंबर को डिवाइड करे 2 से और उसका रिमाइंडर चेक करे, यानी कि ये जो ऑपरेटर नज़र आ रहा है आपको परसेंटेज की साइन, तो ये मॉड ऑपरेटर होता है या मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जो कि इंटीजर के साथ ही काम करता है और इसका काम क्या होता है, इट विल रिटर्न द रिमाइंडर, यानी कि नंबर को जब 2 से डिवाइड करेगा तो उसका कोई रिमाइंडर आएगा। अब अगर ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेट सपोज मैंने नंबर इंटर किया 6, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 तो रिमाइंडर नहीं बचा, 3 आंसर है, ठीक है, 3 तो क्वोशंट है, या 10 है तो 2 5 ज़ा 10, सिंपली पूरा पूरा डिवाइड हो गया, देयर इज़ नो रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं 5 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1 का, 2 2 ज़ा 4, यानी कि एक रिमाइंडर है। तो मेरे पास रिमाइंडर जो आने वाला है वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 0 किस सूरत में आता है, जब नंबर इवन होता है। तो वो यही चेक कर रहा है कि अगर नंबर को हम मोड करें 2 से तो उससे हासिल होने वाला रिमाइंडर
आया ज़ीरो है या नहीं है। तो ये जो डबल इक्वल्स टू की साइन है ये कंपेयर कर रहा है उस वैल्यू को। तो अगर तो ज़ीरो है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इवन है। एल्स यानी कि एल्स इट विल प्रिंट नंबर इज ऑड। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी डिपेंडिंग कि नंबर आपका इवन है या ऑड। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम और करते हैं जो कि इफ़ एल्स को यूज़ करेगा। डबल टाइप के तीन वेरिएबल बना लिए, num1 और num2। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि ये आपसे दो नंबर लेगा और उन दोनों को डिवाइड करवाएगा। ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन क्या पता कि डिनोमिनेटर जो हो वो यूज़र ज़ीरो दे दे। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि दो नंबर्स को डिवाइड किया जाए। मैं यूज़र से नंबर वन मांगता हूँ, नंबर वन वो देता है 10, और नंबर टू जो है वो दे देता है लेट सपोज 0। तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, तो 0 से आप कैसे डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए यानी कि मैथमेटिकल एरर ना आए हमारे प्रोग्राम में, वी इट इज़ गुड टू टू चेक द नंबर फर्स्ट। तो जब भी चेकिंग की बात आएगी तो हमें डिसीजन लेना होगा कि आया जो नंबर एंटर हुआ है वो ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखें जैसे नंबर वन और नंबर टू इनपुट ले लिया, और अब देखें डिवीजन नहीं करवा रहा। डिवीजन कराने से पहले चेक कर रहा है कि इफ़ द नंबर टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर तो नंबर टू जो उसने दिया है वो ज़ीरो है तो भाई आप उसको एक मैसेज डिस्प्ले करा दें, और यहाँ देखें इफ़ की बॉडी मौजूद है ये। ठीक है, क्या मैसेज है कि डिवीजन बाय ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। आप दोबारा प्रोग्राम रन करें और दोबारा नंबर दें। दोबारा प्रोग्राम रन इसलिए करवा रहे हैं कि अभी हमने लूप्स नहीं पढ़े। तो अगर तो ज़ीरो है तो ये तीन स्टेटमेंट रन होंगी। अगर ज़ीरो नहीं है तो हम एल्स वाले पार्ट पर आ जाएंगे। तो वो क्या करेगा, क्वोशिएंट वाले वेरिएबल को असाइन करा देगा आंसर ऑफ दिस डिवीजन और रन कर देगा। ये चेक पॉइंट्स साथ साथ करते रहें, चैप्टर 3 की भी, 2 की भी और 4 की भी, जो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी डेडलाइन दे दूंगा, तो आपको ये सारे सबमिट करने होंगे। ठीक है जनाब, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ से क्या मुराद है, ये बिल्कुल वही मुराद है कि जैसे बचपन में हम बैलून्स के अंदर, बैलून्स हमारे होते थे ना, ये मैंने आप लोगों के लिए, आप भी तो हमारे एक तरह के छोटे बच्चे ही हैं, तो इस तरह आपको याद रहेगा कि व्हाट इज़ मीन बाय नेस्टेड इफ। नेस्टेड से मुराद कोई घोंसला वगैरह नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर के हवाले से वो बात कर रहा है कि एक इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़, यानी कि अगर मेरे पास सीरीज ऑफ कंडीशंस हों कि अगर ऐसा हो और ऐसा भी हो, यानी कि आई वांट टू टेस्ट द टू कंडीशन। लेट सपोज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज गोइंग टू अवार्ड स्कॉलरशिप for the student who got more than 3.5 of GPA in the first semester। तो अब मेरे सवाल क्या होंगे, लेट सपोज मेरे पास अब ये खबर चली गई कि भाई स्कॉलरशिप मिल रही है, मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, तो मैं उनसे कम से कम दो सवाल ज़रूर करूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो और आपकी जीपीए कितनी है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, क्योंकि हो सकता है मैकेनिकल का बच्चा भी 3.5 जीपीए वाला मेरे पास आ जाए और वो कहे कि मुझे भी स्कॉलरशिप चाहिए, तो मैं उसको वही बताऊंगा कि जो कंडीशन है स्कॉलरशिप की, उसके लिए आपको दो चीज़ें मीट करनी है, और एक ये कि एक आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और दूसरा जीपीए ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब तक वो इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट नहीं होगा मैं उसकी जीपीए चेक नहीं करूँगा। आ रही बात समझ में। तो इफ़ let's suppose GPA, if the student department is electrical, then I have to test कि if the GPA is 3 or not, 3.5 or not। तो if के अंदर एक और if an if statement that is nested inside the another if, इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो nested if कहते हैं, कि एक if की बॉडी में आपको एक if और मिल जाए डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसी तरीके से आगे हम लूप्स पढ़ेंगे, तो एक लूप के अंदर एक और लूप अगर कर दें तो वो नेस्टेड लूप कहलाएंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन टेस्ट करनी है और वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं तो नेस्टेड इफ आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ये वही कंडीशन है जो मैंने अभी बात की कि मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ को
जो है वो लोन देती है या कोई फेवर देना चाहती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि जो ह्यूमन हो वो उस कंपनी का एम्प्लॉय हो और रिसेंटली ग्रेजुएट हो। ये दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन यानी कि इफ के साथ हम लगाएंगे कि इफ अब कोई एम्प्लॉयड का वेरिएबल है, तो अगर एम्प्लॉयड इक्वल्स टू वाई है यानी कि वो कंपनी का एम्प्लॉयड भी है तो ट्रू, अगर तो ट्रू बात है। और अगर ये बात ट्रू नहीं है तो भाई फिर दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि वो बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरी 3.5 जीपीए, तो मैंने कहा आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है? उसने कहा नहीं। अब मैं मुझे उसकी जीपीए से गर्ज नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्ले यू मस्ट बी एम्प्लॉयड, ठीक है। तो पहली बात तो ये थी, पहली कंडीशन क्या थी कि एम्प्लॉय होना। और जब वो एम्प्लॉय है तो फिर क्या वो रिसेंट ग्रेजुएट है या नहीं? नहीं। तो भाई आप रिसेंट ग्रेजुएट हो गए तो क्वालिफाई करोगे इस इंटरेस्ट लोन के लिए या जो भी मामला है, ठीक है जी। इस यही इसका कोड है। जैसे कि वो इफ, अब ये देखें नेस्टेड इफ है। इफ एम्प्लॉयड इक्वल्स टू वाई और यहाँ पे इसकी बॉडी शुरू हुई और ये बॉडी ख़त्म हो रही है ये यानी कि ये इफ है। अगर वो एम्प्लॉयड है, अगर देखें अब क्या होगा कि पहले लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट होगी, इफ एम्प्लॉयड इक्वल्स टू वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इसकी बॉडी में आएगा, यानी कि दूसरी बात फिर चेक होगी। अदरवाइज अगर वो एम्प्लॉयड ही नहीं है, और एम्प्लॉयड कहाँ से आएगा? वो यूज़र से इनपुट ले लेगा भाई कि प्रेस वाई अगर आप एम्प्लॉयड हो, अगर आप वाई एम्प्लॉयड नहीं हो तो एन प्रेस कर दो, ठीक है। तो अगर वाई नहीं हुआ तो ये सब कुछ स्किप हो जाएगा और वो एल्स पर आ जाएगा और बोलेगा कि आप एम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो एम्प्लॉयड है। तो अगर वो एम्प्लॉयड है तो दूसरी कंडीशन क्या है? इफ की देखें यहाँ से बॉडी शुरू हुई और उसकी बॉडी में पहली स्टेटमेंट क्या आ गई? एक और इफ, कि क्या आया? वो रिसेंट ग्रेजुएट है, यानी कि ये एक नेस्टेड इफ है। अगर तो ये बात भी ट्रू है तो ये दो लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी कि हाँ भाई मुबारक हो, आप क्वालिफाई करते हो। नहीं, यानी कि वो एम्प्लॉयड तो है लेकिन रिसेंट ग्रेजुएट नहीं है, तो ये वाला एल्स, ठीक है। आप इसी से मिलता जुलता स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम बना सकते हो जो मैं आपसे बात कर रहा था। तो यस, यूज प्रॉपर आइडेंटेशन, यूज प्रॉपर इंडेंटेशन, इससे क्या मुराद है? प्रॉपर अलाइनमेंट आपकी प्रोग्राम में होनी चाहिए जब आप नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हो, ताकि आपका प्रोग्राम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कूल नज़र आए। जैसे ये फेमस कार्टून करेक्टर जो है नज़र आ रहा है। अलाइनमेंट से क्या मुराद है कि जब आपने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है, तो जो इसकी बॉडी बना रहे हैं या इसके अंदर जो आप नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं उसको टैब दबा के आप थोड़ा सा आगे कर दें और उसके बाद उसको जो है ना नेस्टेड कर, जो भी नेस्टेड है उसको आप उसकी बॉडी आप लिखें, ठीक है। और एक प्रॉपर अलाइनमेंट रखें विद दी ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम खूबसूरत और अच्छा नज़र आएगा। वरना क्या होगा? कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल हैं सी प्लस प्लस के अंदर, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये जो बात मैंने की आइडेंटिफिकेशन की, वो सिर्फ इसलिए की थी कि जो नज़रों को अच्छा लगेगा, जो प्रोग्राम आपका पढ़ेगा या आप भी पढ़ेंगे। अब आप इसके अंदर देखें, अब आप ढूंढते रहेंगे कि यार इफ़ अगर ये है तो इसकी बॉडी ये यहाँ से शुरू हो गई, फिर इस बॉडी में एक और इफ़ आ गया, फिर इसकी बॉडी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जो प्रोग्राम है जो इस स्लाइड पे मौजूद है, ये इजीली समझ में आ रहा है देखकर, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन याद रहे कंपाइलर के सी प्लस प्लस के कंपाइलर के लिए मसला नहीं है। हाँ, अगर आप पाइथन लवर हैं, जैसे कि ये जो शख्स है, ही स्विच टू द पाइथन बिकॉज पाइथन के अंदर सेमीकोलन का मसला नहीं होता, लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन का मसला होता है। यानी कि अगर आपने अलाइनमेंट ख़राब रखी है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दैट्स वेयर यू हैव टू थैंक्स द सी प्लस प्लस, कि यहाँ पे अलाइनमेंट का इशू नहीं होता।
लेकिन फिर भी सजेस्ट किया जाता है कि आप एक अच्छी अलाइनमेंट रखेंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ हमारे पास है इफ़ और एल्स इफ़। तो इतने सारे इफ़ और एल्स इफ़ का क्या मकसद है? हमने स्टार्ट किया था इफ़ स्टेटमेंट से, जो कि एक ही कंडीशन टेस्ट करती थी और उसके बाद कोई और रास्ता नहीं था प्रोग्राम के पास। अगर इफ़ फेल हो जाएगा या फॉल्स आएगा तो उसकी बॉडी के बाद जो कुछ होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हमने किया इफ़ और एल्स, यानी कि अगर इफ़ फॉल्स होती है तो एल्स वाली स्टेटमेंट को रन कर दे। ठीक है, इफ़ और एल्स इफ़ का क्या फ़ायदा है कि आप ये जो एल्स इफ़ है इसके साथ आप दूसरी कंडीशन भी टेस्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा था, नेस्टेड इफ़ के अंदर हमारे पास सीरीज़ ऑफ कंडीशंस थी, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेट कर रही थी। मिसाल के तौर पे कि वो रिसेंट ग्रेजुएट भी होना चाहिए, यानी कि दो पैरेलल कंडीशंस थी, तब आप नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो कंडीशंस ऐसी हैं जो मतलब आपको सीरीज़ ऑफ कंडीशन तो टेस्ट करनी है लेकिन वो पैरेलल नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे बच्चे का ग्रेड निकालना है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मार्क्स का इनपुट ले लिया, मार्क्स के बाद उसको टोटल कर लिया, टोटल के बाद परसेंटेज निकाल ली। अब मैं परसेंटेज को कंपेयर कर रहा हूँ कि ये जो मैंने परसेंटेज निकाली है वो क्या 90 से ज़्यादा है। इफ़ अगर 90 से ज़्यादा है तो जो है वो ए ग्रेड दे दे। एल्स इफ़ अगर 80 से ज़्यादा है तो ये दोनों जो बातें हैं 90 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, ये सीरीज़ ऑफ कंडीशंस हैं, लेकिन ये एक दूसरे पे रिलेट नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 90 से ज़्यादा है तो 80 से भी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस तरह मैं नेस्टेड इफ के अंदर बात कर रहा था कि रिसेंट एम्प्लॉयड है तो रिसेंट ग्रेजुएटेड भी होना चाहिए। वहाँ दोनों कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही थी। अगर एक ट्रू होगी तो दूसरे का ट्रू होना ज़रूरी है अगर फर्दर पूरी स्टेटमेंट रन करवानी है। ठीक है, तो एल्स इफ वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपके पास सीरीज ऑफ कंडीशंस हों और वो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रही हों। सो टू टेस्ट द सीरीज ऑफ कंडीशन अंटिल वन फाउंड बी ट्रू, यानी कि अगर मुझे ग्रेड डिसाइड करना है तो मैं उसका वन बाई वन चेक करूँगा। भाई 90 से ज़्यादा है, नहीं। अच्छा 80 से ज़्यादा है, नहीं। अच्छा 60 से ज़्यादा है, नहीं। अच्छा भाई 50 से ज़्यादा है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। It is often simpler to test a series of condition with if-else if statement than with a set of nested if-else statement। यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और if और else का स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ जो स्टेटमेंट प्रोग्राम तो बना लेंगे लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। ठीक है जनाब, इट्स लाइक दिस। देखें ना कि इफ़ इट इज़ रेनिंग आप अम्ब्रेला ले लें, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही और हवा चल रही है तो आप हैट ले लें। ठीक है, और अगर नहीं तो कुछ अगर ना तो अगर ना बारिश हो रही है ना हवा है ज़्यादा तो फिर से सनग्लासेस ले लें। ठीक है जनाब, तो ये प्रोग्राम मैं आपको होमवर्क दे रहा था जो दूंगा या दिया है, बेसिकली मैंने आपको ये होमवर्क दिया है जो मैं बात कर रहा था बेसिकली कि ये वो सिनेरियो है कि जहां आपको सीरीज़ ऑफ कंडीशन टेस्ट करनी है कि अगर बच्चे का स्कोर जो है वो इस रेंज में आ रहा है, यानी कि 90 या 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड उसको असाइन कर दे। अगर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 89, यानी कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ देखें सीधी सी बात है, सीरीज ऑफ इफ़ हैं या यू कैन से कि इफ़ और एल्स इफ़ हैं, या आपकी मर्ज़ी आप इफ़ और एल्स के साथ लगा लें, इफ़ एल्स के साथ लगा लें, इसको इम्प्लीमेंट कर लें। मिसाल के तौर पे अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी तो फिर वो दूसरी सारी कंडीशन चेक नहीं करेगा। ठीक है, जब तक उसको कोई कंडीशन ट्रू नहीं मिलती। ये इसका फ्लो चार्ट है कि स्कोर को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ठीक है डिस्प्ले मैसेज करेगा और नीचे चला जाएगा, इस पूरे कंपैरिजन से और कंडीशन से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्कोर 90 से कम है, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि 80 से ज़्यादा है, तो ये इसी प्रोग्राम का जो है वो फ्लो चार्ट बना दिया है। तो इट्स अ होमवर्क फॉर यू, आप इसको बनाएं और यहाँ पे कोशिश करें कि वीडियो पॉज कर दें, ये प्रोग्राम बनाएं और देखें। इफ़ और एल्स इफ़ का फॉर्मेट क्या होगा, आप इफ़ लिखेंगे एक्सप्रेशन, जैसे लेट सपोज मैं लिख दूंगा ग्रेड ग्रेटर देन 90,
और यहाँ पे लिख दूँ कि भाई मुबारक हो और आपका ग्रेड 90 से ज़्यादा है और जो भी, ठीक है जी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये सब कुछ स्किप हो जाएगा, क्योंकि इफ़ के साथ ट्रू हो गई। इफ़ ट्रू नहीं हुआ तो देखें एल्स। एल्स इफ का फ़ायदा क्या है कि आप एक और कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल एल्स का फ़ायदा क्या, मतलब यूज़ क्या था कि बस वो एग्जीक्यूट ही करना है, कंडीशन नहीं थी फिर एल्स के साथ। यहाँ कंडीशन भी है कि अच्छा 90 से ज़्यादा तो नहीं है भाई, 80 से ज़्यादा तो हैं आप। अगर 80 से ज़्यादा है तो फिर ये स्टेटमेंट रन हो जाएंगी। और अगर आप ना 90 ना 80 ना 70 और कुछ भी नहीं है, लेट सपोज आपने लेट सपोज नंबर ही गलत डाल दिए हैं या कुछ भी, तो आखिरी वाला एल्स तो चलेगा ही चलेगा। ये जो लास्ट एल्स होता है, इट इज़ यूज टू कैप्चर दी रॉन्ग इनपुट एज वेल एज कि अगर कोई कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हो तो कम से कम कहीं तो इस प्रोग्राम को लेके जाया जाएगा ना, तो वो आप एल्स में डाल दें। दीज स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ द एक्सप्रेशन अबव आर ट्रू। ठीक है, तो ये जो मैंने होमवर्क दिया था पिछली स्लाइड में उसका सॉल्यूशन है, इसको इफ़ और एल्स इफ से एग्जीक्यूट किया हुआ है कि इफ़ टेस्ट स्कोर इज़ ग्रेटर देन ए स्कोर। अब ए स्कोर तो कोई वेरिएबल होगा जिसमें उन्होंने 90 सेव किया हुआ होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो योर ग्रेड इज़ ए, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो इस पूरी जो है ना, इस पूरे फ़लसफ़े से वो बाहर निकल जाएगा और जो लाइन नंबर 32 होगी वो वहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ये वाली चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ठीक है, बी ग्रेड है, नहीं तो ये टेस्ट करेगा, नहीं तो ये। कुछ भी नहीं हो रहा, गलत ही इनपुट दे दिया, तो फिर वो एल्स पे चला जाएगा, योर ग्रेड इज़ एफ। या आप यहाँ पे ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि भाई आपने इनपुट ही गलत दिया है, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा कहीं से भी। ठीक है, तो लास्ट का जो इफ़ है वो आपका इनवैलिड टेस्ट स्कोर भी कैप्चर करता है, जैसे मैं अभी इतनी देर से बात कर रहा था। ये भी प्रोग्राम है और ये भी प्रोग्राम है। फ़र्क क्या है कि इसमें इन्होंने क्या किया है आखिरी वाले एल्स पे, यानी कि जब स्कोर लेट सपोज 50 भी नहीं है, तो अब 50 भी नहीं है तो इसका मतलब अब तो एफ ही है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि उसको डी भी चेक करवाया, और डी के बाद उसको कहा कि अगर भाई ज़ीरो से बड़ा है, सिर्फ ज़ीरो नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पे डी का क्राइटेरिया 50 था, तो अब 50 वाली कंडीशन भी अगर ट्रू नहीं है तो भाई इसका मतलब ज़ीरो से ही नंबर बड़ा हो सकता है, ज़ीरो से लेके 40 तक तो हो सकता है, तो अगर ऐसा मामला है तो एफ है। लेकिन अगर आपका नंबर 0 और 40 के दरमियान भी नहीं आ रहा और यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब या तो आपने 100 से बड़ा नंबर डाल दिया है या 0 से छोटा या 0 डाल दिया है, तो इसका मतलब ये आखिरी एल्स उन्होंने काउंट कर रहे हैं टू कैप्चर द रॉन्ग इनपुट। ये एक और चेक पॉइंट है इफ़ एल्स इफ की। So this comes to the end of today's lecture. आई होप कि आपको ये इफ़ और इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, लैब के अंदर भी यही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। चेक पॉइंट्स करें, बुक की एग्जाम्पल्स करें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी feel free to ask me at any time on my email, on my WhatsApp or during the live session। ठीक है, तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।